हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग बायो का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो है रिप्रोडक्शन। आप देख ही रहे होंगे यहाँ लिखा है यूनिट 6। ये इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है क्लास 11 में के साथ ही, और क्लास 11 में आप लोग ऑलरेडी 5 यूनिट्स पढ़ चुके हो, दैट्स वाई दिस इज़ यूनिट 6। बट क्लास 12 का ये फर्स्ट यूनिट है। और बच्चों इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, वो हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। सो आपने 1 बाय 1 मेरी वीडियोस जैसे ही आपके पास आती जाएंगी, आपने उनको कम्प्लीटली अच्छे से देखना है, सो दैट आप इन सारे 4 चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। सो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विट। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर भी कीजिए, सो दैट आपको आगे से मेरा सारा काम कम्प्लीटली मिलता रहे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। बच्चों आज का जैसे चैप्टर 1 मैंने पहले ही बोला, ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें 2 सब टॉपिक्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के वीडियो में हम फर्स्ट सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सेकंड वीडियो में मैं डालूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नाउ सब टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम ये तो जान लें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। बच्चे, री एक वर्ड है, री का मतलब होता है दोबारा, है ना। री मीन्स अगेन और प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेन एंड अगेन अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे बच्चों को पैदा करते रहेंगे और एक स्टेज आएगी कि पूरी अर्थ पे कोई भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि सारी अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म से भर जाएगी। सो उसको कंपनसेट करने के लिए एक प्रोविजन नेचर के द्वारा रखा गया, वो है डेथ। कि पुराने जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेथ उनकी होती जाती है और न्यू ऑर्गेनिजम्स फिर से अगेन उनका बर्थ होता जाता है, और इसी तरह से साइकिल चलता रहता है ना। सो इस सारे प्रोसेस को पढ़ने से पहले एक हम न्यू टर्म को पढ़ेंगे, दैट इज लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन क्या हुआ? इट्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म देखिए यहाँ पर जब पैदा होता है, वो छोटा सा बेबी होता है, उसके बाद वो ग्रो करता करता एक अडल्ट बन जाता है, फिर उसकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। नेचुरल डेथ से मतलब है एक्सीडेंटली या कोई डिजीज से डेथ होना नहीं। नेचुरल डेथ मीन्स पूरे लाइफ स्पैन को काट के एक नेचुरल प्रोसेस से डेथ होने को नेचुरल डेथ कहते हैं। और हमारा लाइफ स्पैन जैसे ह्यूमन बींग्स का नियर अबाउट माना जाता है कि हम मैक्सिमम कितने साल जी सकते हैं, नियर अबाउट 100 ईयर्स, है ना। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ये लाइफ स्पैन शॉर्ट भी हो सकता है, फ्यू डेज़ का हो सकता है। जैसे मॉस्किटोज़ हैं, जैसे हाउस फ्लाइज हैं, ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो फ्लावर्स होते हैं, उनका लाइफ स्पैन बड़ा छोटा होता है, बस ग्रो होते हैं और उसके कुछ ही 1-2 दिन के बाद वो डेथ हो जाती है उनकी। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत 1000 ईयर्स का भी हो सकता है। जैसे बनियन ट्री है, जैसे पीपल ट्री है, वो कई हज़ार साल तक वो जीते हैं। ओके, अब लाइफ स्पैन बच्चों ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साइज़ के साथ कोरिलेट करे। समझ के बात, जब फॉर एग्जांपल पैरेट और जो क्रो है, उन दोनों का साइज़ जो है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है ना। बट जो पैरेट है उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो सकता है 140 ईयर्स और क्रो बेचारा 15 ईयर्स से बाद तक नहीं जी सकता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइज सेम है तो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन भी सेम होगा। सिमिलरली मैंगो ट्री और पीपल ट्री जो हैं नियर अबाउट एक ही साइज़ के होते हैं, बट मैंगो ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 100 to 200 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन हो सकता है, और पीपल ट्री का 400 से लेके 1500 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन हो सकता है।
नाउ ये एक चार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है बच्चों, एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको लर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर बनाना ट्री का दिया हुआ है कि इसका लाइफ स्पैन होता है 25 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स हो सकता है, ऐसे ही फ्रूट फ्लाई जो है वो 40 to 50 डेज तक जिंदा रहती है, बनियन ट्री 200 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, एंड सो ऑन। तो अब हमने ये जान लिया कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इमॉर्टल नहीं है, जिसका अगर बर्थ हुआ उसकी डेथ भी सर्टेन है, और जो बीच का टाइम है वो हो गया लाइफ स्पैन, ठीक है ना। तो हर बंदे ने उसकी डेथ होनी एक सर्टेन काम है, तो एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब आप कहोगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होती, भाई जब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा एट्सेट्रा, जब उनको यहाँ से सेंटर से अगर वो कटते हैं तो वो एक के दो बन जाते हैं, वो तो उनका वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो तो ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो फिर ये मरते कैसे हैं? जब उनको कभी कोई हार्श टेम्परेचर या फिर पीएच मिले तभी उनकी डेथ हो सकती है, अदरवाइज नहीं। सो अब हम इतने हज़ारों सालों पुरानी कितनी वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ देखते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि ये ज़िंदा कैसे रहे। अगर हम कह रहे हैं ओल्ड लोग मरते जाते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाने चाहिए थे, बट आपको पता ही है कि जो भी अगर जिसका बर्थ होता है, जब उसकी ग्रोथ होती है, जब वो बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को पैदा करता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है और फिर उसकी डेथ होती है। मगर ये जो बच्चे उसने पैदा किए फिर वो बड़े होते हैं और फिर उनके साथ वही साइकिल चलता रहता है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूटी में चलता रहता है और इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसको, तो रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या होता है करता है, इट गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। उसके जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली उसके जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो का ट्री है, उसके ऊपर तो ऑरेंजेस नहीं लगते हैं ना, कैट्स के बच्चे तो कैट्स जैसे होते हैं, हम इंसानों के बच्चे इंसानों जैसे होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। यंग वंस को बच्चों को यंग वंस भी कहते हैं और ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं। ओके अब ये जो बच्चे होते हैं ये ग्रो करते हैं, फिर ये मैच्योर होते हैं और ये फिर अपने न्यू बच्चों को पैदा करते हैं। ये साइकिल जो है बर्थ और ग्रोथ और डेथ का चलता रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इस प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, और हमारी आगे पीढ़ियाँ आगे आगे चलती रहती हैं। सो जैसे मैंने पहले बोला था, रिप्रोडक्शन बच्चों दो टाइप की थी, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम आज के वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे, वो एसेक्सुअल, ए मीन्स कि विदाउट सेक्स, जहाँ पर कोई भी पेरेंट जो है वो टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट ही इतना कैपेबल होता है कि वो अपने बच्चे पैदा कर सके, जहाँ पर दोनों मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं होती है, सिंगल पेरेंट ही अपने आप को डिवाइड करके या किसी और तरीके से न्यू अपने बच्चों को पैदा कर सकता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट जो बच्चे होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे अपने जैसे, अपने भाई बहनों के भी और अपने पेरेंट्स के भी। जैसे हम लोग होते हैं, हमारी शक्लें थोड़ी थोड़ी हमारी पेरेंट्स और अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के साथ तो मिलती हैं, बट एग्जैक्टली नहीं मिलती, क्योंकि हम रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। बट जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आइडेंटिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी एकदम एक जैसी कॉपीज़ होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। ओके ये क्वेश्चन भी बहुत बारी शॉर्ट आंसर में एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक कॉमन प्रोसेस है अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जो शुरू में बने होंगे, उनमें ये प्रोसेस बड़ा कॉमन है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सिंपल है उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। नाउ टाइप्स की बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फर्स्ट इज सेल डिवीजन।
जैसे मैंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड हैं तो वो तो एक ही सेल हुआ, चाहे हम उनकी बॉडी कहें चाहे कुछ भी कहें। तो उसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है जो इसने डिवाइड करना है वो अपने आप को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में और उसके 2 इंडिविजुअल्स न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स है प्रोटिस्टा और मोनरास। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब बच्चों पता क्या होता है, बाइनरी मीन्स 2, तो फिजन मीन्स काटना। तो जब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को काट के अपने 2 सेल्स बना लेता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो ये अमीबा में और पैरामीशियम में ये बड़ा कॉमनली प्रोसेस देखा जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है ना, वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता। न्यूक्लियस पहले बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स अपने आप को डिवाइड कर देता है, सो दैट बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने और हर एक न्यूक्लियस के आगे पीछे थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी कलेक्ट हो जाता है और उसके आगे पीछे फिर एक स्मॉल सेल मेम्ब्रेन भी बन जाती है, सो दैट ये न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएं। बट जो पेरेंट सेल है सबसे पहले उसके आगे पीछे एक कवरिंग बनती है जिसको कहते हैं सिस्ट, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव वॉल। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं ये सिस्ट इसके आगे पीछे ही रहती है और जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं, जो न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई बने थे, वो न्यू इंडिविजुअल्स यहाँ पर अंदर ग्रो करते रहते हैं। ओके, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये सिस्ट जो है वो ब्रेक करती है और न्यू इंडिविजुअल्स बाहर निकल जाते हैं। ये जो डॉटर सेल्स लिखा हुआ, डॉटर का मतलब बेटी नहीं, डॉटर मीन्स जो इस पेरेंट सेल से बहुत सारे न्यू सेल्स बने उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। और इसकी मल्टीपल फिजन की एग्जांपल है अमीबा और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको पता ही है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो हमें मलेरिया स्प्रेड करता है, मलेरिया कॉज करता है और ये मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचता है। नाउ नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग वो प्रोसेस है बच्चों जहाँ पर जो पेरेंट सेल होता है, जैसे ये बडिंग देखी जाती है यीस्ट और हाइड्रा में। ठीक है, आपने पहले एग्जाम्पल्स लर्न करनी है। अब यीस्ट क्या है, यीस्ट आप देखते हो हमारे वो जो बंस होते हैं जो घर में कोई किसी चीज़ को खट्टा करने के लिए ब्रेड्स एट्सेट्रा बनाने के लिए आपकी मदर यूज़ करती, दैट इज़ यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट जो है वो आपने ये ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इनकी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है और बर्ड्स के ऊपर बहुत सारी चेन ऑफ बर्ड्स लग जाती हैं। धीरे धीरे ये बर्ड्स जो हैं वो नीचे गिरती हैं और न्यू इंडिविजुअल्स बन जाती हैं। सिमिलरली हाइड्रा में भी ऐसा ही होता है। ये हाइड्रा इज़ एन ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट जैसा नज़र आता है बट इट इज़ एन एनिमल और इसकी बॉडी में देखो यहाँ पर स्मॉल बर्ड नज़र आ रही है। धीरे धीरे ये बर्ड ग्रो करती है, बड़ी हो जाती है और बाद में ये बॉडी से यहाँ से कट लगता है इसको और एक ये न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। अब देख ही रहे हो कि इन सारे प्रोसेस में कोई भी गैमेट्स का रोल प्ले नहीं हो रहा, ना ओवम का, ना स्पर्म्स का, ना पेरेंट्स का, सिर्फ सिंगल बॉडी ही अपने आप को किसी भी तरीके से न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाए जा रही है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है रीजनरेशन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है बच्चों, ये देखा जाता है हाइड्रा में भी और प्लेनेरिया में भी। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी का पार्ट कट जाता है तो वो अपने आप रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट मीन्स दोबारा से जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसका अगर हेड गायब हो गया तो न्यू हेड आ गया, अगर टेल हो गई तो टेल भी न्यू आ गई, तो फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। कोई भी पार्ट अगर ये पूरा ये सिर्फ हेड रह गया था, यहाँ देखिए, और यहाँ पर ये पूरा गायब था, ठीक है, और यहाँ पर फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म आ गया। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट गायब था, सिर्फ स्मॉल टेल बच गई थी, तो ये फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। नाउ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फंजाई एंड एल्गी, जिनमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एल्गी है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनस। वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, वो रिप्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स। आपने इतना ही याद रखना है कि हर एक ये है पेरेंट क्लेमाइडोमोनस। ये देखिए इसकी बॉडी के अंदर ये जब ऐसे होता है
तो इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे जू स्पोर्स बन जाते हैं और हर एक जू स्पोर के ऊपर फिर फ्लैजला लगना शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता है जिसके ऊपर फ्लैजला लगेंगे तो ये तो मोटाइल होंगे, फ्लैजला तो मूव करने में हेल्प करते हैं, तो फिर इसकी ये आउटर कवरिंग जो है ये यहाँ से कट होती है और कट होने के बाद ये सारे के सारे जो हैं फ्लैजला के साथ जू स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, ग्रो करते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली पेनिसिलियम में कोनिडियोफोर्स होते हैं जिनको कोनिडिया कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे आपको गोल गोल कोनिडिया नज़र आ रहे हैं। ये जहाँ पर गिरते जाते हैं वहीं पे जर्मिनेट होते हैं और न्यू इनकी ब्रांचेस बनती हैं और फिर से ये न्यू पेनिसिलियम बन जाते हैं। सिमिलरली बर्ड्स तो मैंने बता ही दिया आपको हाइड्रा में, और स्पॉन्जिस में बनते हैं गैम्यूल्स। ये देखिए यहाँ पर इस देखिए कितने छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दे आर नोन एज गैम्यूल्स, और एक सिंगल गैम्यूल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये भी बाद में न्यू स्पॉन्जिस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बच्चों प्लांट्स जो हैं उनमें एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये एनिमल्स में नहीं देखा जाता, ये प्लांट्स में देखा जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो मेथड हुआ रिप्रोडक्शन का जो होता है विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। मोस्टली हम प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीड्स। सीड्स को सॉइल में डाला जाता है और प्लांट्स ग्रो करते हैं। बट जब हम विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, चाहे तो ब्रांचेस से, लीव से, या किसी भी उनके बॉडी पार्ट से न्यू प्लांट्स को जब हम ग्रो करते हैं, दैट इज़ नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कटिंग की बात करें तो हमने देखा ही घरों में कि रोज़ का अगर एक प्लांट है तो हम उसकी क्या करते हैं, उसकी कटिंग्स ले लेते हैं, यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, और एक ही स्टेम से हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं, दैट इज़ कटिंग। और ग्राफ्टिंग का मतलब है कि एक स्टेम के ऊपर जब हम दूसरी स्टेम को जोड़ते हैं और न्यू वैरायटी ऑफ फ्लावर्स को या फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्राफ्टिंग। और थर्ड इज़ लेयरिंग। ये मोस्टली ग्रासेस में देखी जाती है। जो ग्रासेस होती हैं वो ऐसे ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती रहती हैं लेयरिंग की फॉर्म में, और जो उनकी स्टेम यहाँ पर सॉइल के साथ टच करती है वहाँ से न्यू रूट्स और न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि स्टेम के या लीफ का कोई भी टिश्यू लैब में ग्रो किया जाता है और उसको बाद में सॉइल में ग्रो कर लिया जाता है और वो न्यू प्लांट का रूप ले लेता है। तो ये सारे आर्टिफिशियल मेथड हैं जो मैन की हेल्प से, जो इंसान ने खुद बनाए हैं, सो दैट हम उनको विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स प्लांट्स को ग्रो कर सकें। तो ये भी हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलरली नेचुरली भी आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन होती है इन द प्लांट्स। तो वो हो गया जो स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, उनको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो व्हाट आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? जिन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबर है जो अब आपने देखा ही होगा, पोटैटो को जब ग्रो करते हैं पोटैटो के ऊपर छोटी छोटी आईज लगी होती हैं। तो एक पोटैटो के 10 या 12 पीसीस कर लेते हैं, हर एक पीस में आई होना ज़रूरी है, और इस ट्यूबर को ग्रो करते हैं सॉइल में और न्यू पोटैटोस ग्रो हो जाते हैं। ऐसे ही जो जिंजर है उसके ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को कहते हैं राइजोम, ठीक है। और रनर्स जो हैं ये ग्रासेस में भी होते हैं। और ये जो ऑफसेट है वाटर हायसिंथ, आपने नाम सुना होगा प्लांट का, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती हैं वो भी ग्रो करती हैं और न्यू प्लांट्स बन जाती हैं। सो ये सारे फॉर्मेशन जो हैं स्ट्रक्चर्स के, इनमें कोई भी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, तो इसलिए इन सारे प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये है पोटैटो ट्यूबर, जिंजर के इस स्ट्रक्चर को राइजोम कहते हैं। तो आप जब आपने जिंजर ग्रो करना होता है, आप छोटा सा पीस ले लो, उसको सॉइल में ग्रो कर लो, और वो यहाँ से उसकी रूट्स भी निकलना शुरू हो जाएंगी और न्यू बर्ड्स भी निकलना शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली दिस इज बल्बिल ऑफ अगेवे प्लांट। फिर यह है ब्रायोफाइलम लीफ, यहाँ से लीफ से ही न्यू जो बर्ड्स हैं वो निकलना शुरू हो रही हैं। और दिस इज़ वाटर हायसिंथ, जिसकी ये जो स्टेम होती है जिसको ऑफसेट कहते हैं, यहाँ से न्यू ब्रांचेस ग्रो करती हैं।
नो बच्चों, आपको पता ही चल गया कि पोटैटो, बनाना, जिंजर एट्सेट्रा जो हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी जो न्यू स्टेम्स हैं या न्यू जो रूट्स हैं वो कहाँ से आती हैं, जहाँ से वो निकलते हैं, दैट प्लेस इज़ नोन एज नोड। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो जगह हैं यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, दीज आर नोन एज नोड्स। और इन नोड्स से ही ऊपर से बड्स निकल रही हैं और नीचे से इनकी रूट्स निकल रही हैं। अंडरस्टूड। और जो ब्रायोफाइलम है, जो इसका लीफ है, जैसे मैंने डायग्राम में देखा, ये जो ब्रायोफाइलम का लीफ है, ये जो इसके पोर्शन है जहाँ पर कट लगे हुए हैं, यहाँ पे इनको बोलते हैं नॉचेस। और यहाँ से इनकी न्यू बडिंग शुरू हो जाती है और न्यू बड्स भी निकलती हैं और साथ में यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती हैं। यहाँ से काटते हैं और न्यू प्लांट्स को सॉइल में ग्रो कर लेते हैं। ये एक चार्ट है जिससे आप पूरी एग्जाम्पल्स को फिर से रिवाइज कर सकते हो कि जैसे बाइनरी फिजन किस में होती है, मल्टीपल फिजन किस में होती है, या फिर ट्यूबर किसका होता है, एट्सेट्रा। सो बच्चों, हमने इस वीडियो में ये सीखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं में होगी जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो बिल्कुल सिंपल एल्गी जैसे या फिर सिंपल जो फंजाई जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बट जैसे ही उनमें कभी उनके जीवन में एडवर्स कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती हैं, तो ये चालाकी से अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर लेते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हायर प्लांट्स में भी देखी जाती है। बट मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। टिल देन स्टे सेफ और स्टे हेल्दी और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।